गुड मॉर्निंग बच्चों, मयूर नोबल्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम 17वें पाठ तारे और सौर परिवार के बारे में कुछ जानकारियाँ मैं आपको सौर परिवार के बारे में दे चुका हूँ। सूर्य ग्रह व उनके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्का, ये सौर परिवार मिलकर के सौर परिवार बनाते हैं। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये ग्रह और जितने भी खगोलीय पिंड हैं, ये सब खगोलीय पिंड हैं, ये सूर्य के चारों ओर निश्चित पथ पर परिक्रमा करते हैं। खगोलीय पिंड और प्रत्येक खगोलीय पिंड अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, जिसे उसका घूर्णन काल या घूर्णन गति कहते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। और दूसरा है, प्रत्येक खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो इसे उसकी परिक्रमण गति कहते हैं। एक घूर्णन को पूरा करने में जो समय लगता है उसे घूर्णन काल कहते हैं, और एक परिक्रमण को पूरा करने में जो समय लगता है उसे परिक्रमण काल कहते हैं। अब जैसे मान लो ग्रह के बारे में, हमारी पृथ्वी, तो पृथ्वी का घूर्णन काल है वो 24 घंटे, जिससे धरती पर दिन रात बनते, और परिक्रमण काल है इसका वो 365 दिन है। और इसके अलावा मैंने आपको प्राकृतिक उपग्रह, यानी एक खगोलीय पिंड दूसरे खगोलीय पिंड के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो वो दूसरा वाला खगोलीय पिंड है उस पहले खगोलीय पिंड का उपग्रह कहलाता है। जैसे हमारी पृथ्वी एक खगोलीय पिंड है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसलिए इसे ग्रह कहते हैं। और चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। और कुछ ऐसे मानव निर्मित पिंड भी है जो अंतरिक्ष में छोड़े गए और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। आज हम सौर परिवार के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो उसमें सौर परिवार के सदस्य के रूप में ग्रह आते हैं, और सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। 8 प्लैनेट्स इन सोलर फैमिली या सोलर सिस्टम। और इन 8 ग्रहों में सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार पहले नंबर पर आता है बुध। ये जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल। 4 मैंने ये ग्रहों के नाम लिखे हैं, इसके बारे में मैं विस्तार से आज आपको समझाऊंगा। इसके अलावा बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, उनके बारे में अगले टॉपिक में जानकारी लेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इन ग्रहों के बारे में। वैसे प्राचीन भारतीय खगोलिकी बहुत विकसित थी। हमारे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद में आज से लगभग 4000 वर्ष पहले खगोलिकी के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में काफी कुछ जानकारियां लिखी गई है। और अब कई खगोलविद हुए जिन्होंने अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन किया है, उनमें प्रमुख नाम आता है आर्यभट्ट का। और आर्यभट्ट ने 499 ईसी, अर्लियर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व, खगोलिकी के बारे में काफी जानकारियां दी थी। और ये जानकारियां आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टिया से प्राप्त होती है। आपकी किताब में नाम लिखा हुआ आर्यभट्टिया से। इस ग्रंथ के अंदर या साहित्य के अंदर
आर्यभट्ट ने जो खगोलिकी के बारे में उस समय बताया था उसके बारे में जानकारी है। अब इन्होंने पृथ्वी के व्यास की जानकारी दी थी। पृथ्वी का व्यास बताया था उस समय, और इस व्यास का मान वर्तमान में जो पृथ्वी का व्यास है उसके लगभग करीब है। और इसके अलावा पृथ्वी की घूर्णन गति इन्होंने बताया था कि पृथ्वी अचल नहीं है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति, और इसके अलावा पृथ्वी का नक्षत्र काल, और नक्षत्र काल का भी जो मान बताया था इन्होंने वो वर्तमान में जो नक्षत्र काल का समय है उसके बराबर आ रहा है। और इसके अलावा इन्होंने सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के बारे में दुनिया को सबसे पहले जानकारी दी थी। आर्यभट्ट ने बताया था कि जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है। चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर गिरती है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों एक सीध में आ जाते हैं और सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश है वो चंद्रमा पर गिरता है, और चंद्रमा पर प्रकाश करने से चंद्रमा की छाया है वो पृथ्वी पर गिरती है, और उस छाया के कारण हमें पृथ्वी से सूर्य दिखाई नहीं देता है। तो ये कारण उन्होंने बताया था। और इसके अलावा इन्होंने चंद्र ग्रहण के बारे में बताया था कि कभी कभी जब घूर्णन करते हुए परिक्रमण करते हुए पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर गिरता है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर गिरती है, तो चंद्रमा का वो भाग हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। तो ये चंद्र ग्रहण के बारे में, सूर्य ग्रहण के बारे में प्रारंभिक जानकारियां, पृथ्वी का व्यास है, पृथ्वी का घूर्णन है, घूर्णन काल है, और नक्षत्र काल के बारे में और भी कई जानकारियां दी थी जिनका विवरण आप आगे वाली बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। अब हम सौर परिवार के इन ग्रहों के बारे में समझेंगे। तो पहला ग्रह आ रहा है बुध। बुध बुध को इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। यह सूर्य के सबसे पास का ग्रह है, अत्यंत छोटा होता है और सूर्य की चकाचौंध रोशनी के अंदर अधिकतर छिपा रहता है। इसका अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल होता है। वैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हम क्षितिज पर शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से इसका अध्ययन कर सकते हैं। क्षितिज का मतलब ऐसा स्थान जहां धरती और आकाश आपस में मिलते हुए प्रतीत होते हैं। वैसे धरती और आकाश कहीं भी आपस में नहीं मिलते, तो क्षितिज पर हम इसको देख सकते हैं शक्तिशाली दूरबीन के माध्यम से। और सूर्य की चकाचौंध में छिपे रहने के कारण बहुत ज्यादा चकाचौंध होती है, और बुध का जो भाग सूर्य के सामने होता है उसका तापमान इतना अधिक होता है कि उस पर सीसा एक धातु है, या जिसको लेड बोलते हैं, सीसा या लेड जैसी धातु है, वो भी पिघल जाती है, इतना अधिक तापमान होता है। तो यहाँ पर जो जीवन की कल्पना ही असंभव है, और इसका कोई उपग्रह या चंद्रमा नहीं होता है। ये बुध के बारे में सामान्य जानकारी। अच्छा, बुध के बाद दूसरे नंबर पर जो ग्रह आ रहा है उसे बोलते शुक्र। सौर मंडल का सबसे सुंदर सदस्य माना गया है। यूनान के लोगों ने इसकी सुंदरता के कारण इसका इंग्लिश में नाम रखा था वीनस। शुक्र को वीनस भी कहते हैं। यह पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है, पृथ्वी से आकार में भी छोटा होता है,
और शुक्र को यदि आकाश में देखना हो तो सूर्योदय से पहले 2-3 घंटे पहले आकाश में अवलोकन करेंगे या देखेंगे तो हमें ये नजर आएगा सूर्योदय से पहले। और सूर्योदय से पहले ये नजर आता है पूर्व दिशा में। जब बहुत चमकीला तारा तारे के रूप में नजर आता है और टिमटिमाता नहीं, पूर्व दिशा में सुबह दिखाई देता है, इसलिए इसको भोर का तारा या प्रभात का तारा कहते हैं। इसको प्रभात तारा। पुराने समय में लोग इस प्रभात तारे को देख करके और सुबह होने का अनुमान लगाते थे। और शाम के समय सूर्यास्त के बाद यह पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, पश्चिम के अंदर। और तब इसे सांझ का तारा कहते हैं। ये सांझ का तारा। तो शुक्र ग्रह को हम बिना किसी दूरबीन की सहायता से थोड़ी बहुत यदि जानकारी है तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हम इसको देख करके और इसको अनुमान लगा सकते हैं। और वैसे आकाश के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर चंद्रमा की जैसे कलाएं बनती है, कलाओं के बारे में आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो। चंद्रमा के चमकीले भाग के घटने बदलने को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। तो वैसे की वैसे अंतरिक्ष के अंदर शुक्र की भी कलाएं नजर आती है। इस प्रकार की शुक्र की कलाएं नजर आती है, इसका भी अवलोकन हम कर सकते हैं। तो पहला ग्रह बुध, इसके बारे में जानकारी दी है। दूसरा है शुक्र, सांझ का तारा या प्रभात का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। और इन दोनों के कोई उपग्रह नहीं होते, चंद्रमा नहीं होते। अब तीसरे नंबर पर ग्रह आ रहा है जिसे बोलते हैं पृथ्वी। और यहां बोलते हैं इसको अर्थ। सौर परिवार का एकमात्र ग्रह पृथ्वी है जिस पर जीवन है। इसका 3/4 भाग पानी है, 1/4 भाग जमीन है। और इस पानी और जमीन द्वारा सूर्य के प्रकाश का परावर्तन होता है और इसलिए यह अंतरिक्ष से हमें नीले रंग की दिखाई देती है, नीली दिखाई देती है। इस पृथ्वी की सूर्य से उचित दूरी होने के कारण यहाँ जीवन के लिए उचित पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं जो जीवन के अनुकूल है। पर्यावरणीय परिस्थितियां। और ये पर्यावरणीय परिस्थितियां पृथ्वी की सूर्य से उचित दूरी के कारण है। जैसे यहाँ का न्यूनतम और उचित तापमान है वो जीवन के अनुकूल है, यानी तापमान की परास है वो जीवन के अनुकूल है। तापमान का परास। और यहाँ पर वायुमंडल है, और वायुमंडल के अंदर एक ओजोन परत है जो जीवों की रक्षा करती है, ओजोन परत है। तो ये परिस्थितियां हैं वो जीवन के अनुकूल है और अनुकूल होने के कारण इसके अलावा यहाँ पर जल मौजूद है और इसलिए जीवन मौजूद है। पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष होता है वो उसके कक्षीय तल से झुका हुआ होता है और ये लगभग 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो पृथ्वी का घूर्णन अक्ष 23.5 डिग्री झुका होने के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, यानी ऋतुएं बदलती रहती है। सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि ऋतुओं का परिवर्तन है वो इसी वजह से होता है क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष अपने कक्ष तल से या अक्ष तल से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी का घूर्णन काल है वो 24 घंटे होता है और परिक्रमा काल है 365 दिन होता है। तो इन सब परिस्थितियों के कारण ही पृथ्वी पर जीवन मौजूद है। अब अगले ग्रह के बारे में मैं पढ़ रहा हूं
चौथा ग्रह वो समझाने जा रहा हूं, जिसे मंगल या मार्स कहते हैं। मंगल या मार्स। और मंगल या मार्स के बारे में अभी दूरदर्शन पे आपने समाचारों में देखा होगा, मिशन मंगल, ये सौर परिवार का चौथा सदस्य है। मंगल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मार्स। मार्स के बारे में भारत जानकारी में दे दूं कि ये आकाश में रक्ताभ या लाल रंग का दिखाई देता है, नजर आता है, और इसलिए इसको लाल ग्रह भी बोलते हैं। और ऐसी संभावनाएं तलाशी जा रही है कि मंगल पर जो वातावरण है वह पृथ्वी से मिलता जुलता है। तो मंगल पर वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि वहां पर कुछ मात्रा में जीवन की संभावनाएं मौजूद है, और इसके बारे में और जानकारियां जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और उसी प्रयासों में हमारे देश की सरकार ने, भारत सरकार ने इसरो को इसके लिए प्रेरित किया। इसरो, इसके बारे में थोड़े बहुत जान चुके हो, आगे भी जानोगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम आ जाए तो इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और हिंदी में इसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो को भारत सरकार ने पूरा सहयोग दिया कि वो मंगल के लिए कुछ मिशन तैयार करे। तो उसे मंगल ऑर्बिटर उन्होंने तैयार किया अंतरिक्ष में भेजने के लिए, या इसको मिशन मंगल के नाम से मंगलयान भी कहते हैं। ये मंगलयान था एक प्रकार का, और यह धरती से 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया। 5 नवंबर 2013 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। मंगल की जानकारियां जुटाने के लिए इसरो ने एक प्रक्षेपण यान बनाया, जिसे मंगल ऑर्बिटर या मंगलयान कहते हैं, और उसे प्रक्षेपण स्थल से 5 नवंबर 2013 को अंतरिक्ष के अंदर भेजा था। और यह 24 दिसंबर 2014 को 24 सितंबर 2014 को सफलतापूर्वक मंगल पर पहुंचा। और इस सफलतम प्रयास के साथ ही भारत दुनिया में ऐसा पहला देश बन गया जिसने सबसे कम खर्चे के अंदर मंगल पर यान को भेजा। और वो यान मंगल से जानकारियां जुटा रहा है और धरती पर भेज रहा है, और भविष्य में और अधिक जानकारियां मंगल के बारे में हमें प्राप्त होगी। तो इस प्रकार आज मैंने आपको 4 ग्रह पढ़ाए हैं। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी और चौथा मंगल। ये चारों ग्रह सूर्य के निकट है। ये मान लो सूर्य है, ये पहले नंबर पर बुध, दूसरे नंबर पर शुक्र, तीसरे नंबर पर पृथ्वी और चौथे नंबर पर मंगल। इन चारों ग्रहों को
आंतरिक ग्रह, इंटरनल प्लैनेट्स, आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य के निकट माने जाते हैं चारों ग्रह। अब शेष सौर परिवार के जो 4 ग्रह हैं उनके बारे में मैं अगले टॉपिक में आपको जानकारी दूंगा। धन्यवाद।